लेकिन सबसे पहले रविकांत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये है क्या कि कोई बजरंग दल पर बैन की बात करता है तो देश के प्रधानमंत्री जाकर जय बजरंग बली का नारा लगाने लगते हैं। वो कहते हैं कि राम को जिन्होंने ताले में बंद किया वो बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं। क्या बजरंग दल बजरंग बली हो गया है? तो नरेंद्र नाम का कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी हो जाएगा? ये सवाल तो बड़ा अजीब है। बिहार में दंगों के मामले में एक जवाहर नाम का भाजपा के पूर्व विधायक, उस पर चार्ज फ्रेम किया गया है। तो क्या इससे जवाहरलाल नेहरू पर चार्ज फ्रेम हो गया? ये कौन सी प्रवृत्ति बना दी गई है कि लोग, और यही बात जब राहुल गांधी ने कह दी, यहां नाम को जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो विवाद नहीं है। राहुल गांधी ने उपनाम को जोड़ने की कोशिश कर दी तो उनकी सदस्यता चली गई। ये अजीबोगरीब परिस्थिति इस देश में, और सांप्रदायिक संगठनों को जो कहीं ना कहीं एक आतंकी स्वरूप की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस पर बैन लगाने की बातें जब होती है तो उससे मिर्ची क्यों लगती है लोगों को? देखिए अभिषेक जी, वो नाम को, बजरंग दल को बजरंग बली के साथ जोड़ रहे हैं, और आपने कहा कि ये बहुत अजीब है। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई अजीब नहीं। जब वो अपने नाम को लेकर के विवेकानंद हो सकते हैं, वो जिस प्रदेश में चले जाएं, जिन संगठनों के बीच में चले जाएं, तो वो उसी तरह के वेशभूषा बना लेते हैं, उसी तरह का कर्तव्य दिखाने लगते हैं। कर्तव्य ज्यादा बेहतर शब्द है। तो मोदी जी के लिए कुछ भी संभव है। वो बजरंग बली को, बजरंग दल को बजरंग बली बना सकते हैं, बजरंग बाण बना सकते हैं, और ना जाने क्या क्या बना सकते हैं। जब जैसा मौका हो, वो उसका नाम नरेंद्र मोदी है जो वो कर सकते हैं। रही बात इसकी कि बजरंग दल पर बैन क्यों, उसकी मांग क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्यों वादा किया उसने। अभिषेक जी, मेरे जीवन में पहली बार बजरंग दल का नाम तब आया जब 14 फरवरी को मैंने अखबार में पढ़ा कि स्वयंभू लठैत जाकर के पार्कों में जो नौजवान युगल बैठे हुए थे उनको लाठियां उन्होंने बरसाई और जबरन लड़कियों से राखी बंधवाई। पहला परिचय मेरा बजरंग दल के साथ ही। फिर उसके बाद वो गोरक्षा, स्वयंभू गोरक्षक भी हो गए। लव जिहाद के खिलाफ भी उनका, सो कॉल्ड जो लव जिहाद है उसके खिलाफ उनका काम शुरू हो गया। तो ये वो संगठन है कि जिसका स्टेट में कोई भरोसा नहीं, स्वयंभू है, और हिंसक तरीके से वो जो चाहते हैं वो करते हैं। विशुद्ध रूप से उनका धर्मनिरपेक्ष भारत में धार्मिक एजेंडा है। और इस देश की महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं, इस देश के एक विशेष संप्रदाय को, और खास करके दलितों को, आप ऊना की घटना को याद करें, उसमें ऊना के 7 दलितों को नंगा करके पीटने वाले लोग कौन थे? वैसे तो बजरंग दल की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई, और अगर थोड़ा सा उसका सोशल स्ट्रक्चर देखें तो आप उसकी बुनियाद समझ पाएंगे कि क्यों हुआ। बजरंग दल के संस्थापक थे विनय कटियार, माने ओबीसी समाज से आते हैं। आज कहाँ है वो? ये भी हम लोग जानते हैं, वो भी मार्गदर्शक मंडल में तो नहीं है। हाँ, वो किसके इशारे पर उन्होंने किया होगा, ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं है। क्यों किया था इसको आप समझिए। दरअसल आरएसएस में तो दलित पिछड़ों की एंट्री नहीं थी पहले, वो उतनी ही दूरी बनी हुई थी। तो ये जो गोरिल्ला है, ये जो हनुमान की तरह सेवक बनाना है दलितों और पिछड़ों को, उसमें भर्ती किया गया था इनको, और इनको उन्मादी बनाना था, इनको दंगाई बनाना था, माने इनको अपराधी बनाना था। तो धर्म के नाम पर इनके भीतर उत्तेजना पैदा करना, ओबीसी का खास करके हिंदुत्वीकरण करना, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ उनको उत्तेजित करना। लेकिन आगे चल करके लीडरशिप जहां पहुंची वो हम लोग जानते हैं। गुजरात में बड़ा प्रयोग उन्होंने किया, और उसके बाद जब खून लगता है ना मुंह में, उसके बाद फिर वो कुछ नहीं देखता। सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों को जिस तरह से बीजेपी ने स्वागत किया, और वो हत्यारे किससे जुड़े हुए थे? इसी संगठन से। तब आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक संगठन है, क्योंकि ये स्वयंभू है। ये हिंदू बहन बेटियों को वो अपने हिसाब से संचालित करना चाहते हैं, और दूसरे समुदायों के साथ जो कर रहे हैं वो तो देख ही रहे। और एक बार बैन लग चुका है,
92 में पीवी नरसिंह राव ने बजरंग दल पर बैन लगाया था और उसमें 5 संगठनों पर बैन किया था, जिसमें से 3 हिंदू संगठन थे और 2 इस्लामी संगठन थे। बाबरी मस्जिद के समय विध्वंस का जो खतरा था, तो ये कोई पहली बार नहीं होने जा रहा। लेकिन उसके साथ बजरंगबली को जोड़ देना ये मोदी जी का कर्तव्य है, और इसमें मैं कुछ ऐसा अजीब नहीं पाता हूं। वो इस मामले में मास्टर हैं। सवाल ये है कि क्या इसको समाज एक्सेप्ट करेगा, क्या वो स्वीकार करेगा कि बजरंग दल का बजरंगबली के साथ कोई संबंध है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो चल नहीं पाएगा, वो भले ही ये सब कहा जा रहा है, क्योंकि ये तो लोग देख ही रहे। जब बजरंग दल का बजरंगबली के साथ संबंध बता दिया जाता है, तो राहुल गांधी ने कौन सी खता की थी कि उन्हें सजा दे दी गई? उन्होंने तो इतना ही कहा था ना कि नरेंद्र मोदी, ललित मोदी और नीरव मोदी, इन सबको बता दिया था कि ये करप्शन से जुड़े हुए हैं। तो वहां पर तो मामला दूसरा बन गया। वो भी मामला कर्नाटक में उन्होंने बोला था, मुकदमा गुजरात में हुआ, और यहां पर दूसरा मामला है। ऐसा क्या है? ये दोहरी व्यवस्था क्यों है रविकांत जी? हाँ जी, बिल्कुल भाई। राहुल गांधी के लिए इसलिए कि पिछले 9 साल में तो उनको लग रहा था कि हमारे पास कोई चुनौती नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जब 7 सितंबर से लेकर के और 30 जनवरी 23 तक जो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, और जिस तरह से उन्होंने देश में एक मैसेज दिया, वो कोई चुनावी यात्रा नहीं थी, उन्होंने कहीं कांग्रेस का प्रचार नहीं किया, लेकिन देश को जोड़ने का और देश के भीतर जो डर का माहौल है उसको दूर करने का, और बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर जब वो निकले हैं भारत भ्रमण की यात्रा पर, उस समय राहुल गांधी जिस तरह से उभर करके आए, और ऐसे बीजेपी और आरएसएस को लगा कि राहुल गांधी बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए बन गए हैं, इसलिए पुराने उसी स्वरूप में लेकर के जाना राहुल गांधी को, कि जब लोग गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी को उन्होंने एक शब्द के भीतर समेट दिया था, तो वो उसी तरह का चाहते थे। और इसीलिए आप देखिएगा उस पूरे आप देखिएगा जो उसका नैरेटिव है, उसकी क्रोनोलॉजी है, उसको देखिए कि पहले एक व्यक्ति जाता है जो मानहानि का मुकदमा करता है, फिर वो उसको स्टे करता है, बाद में फिर लेकर के आता है। वो अचानक सारी चीजें होती हैं, और उसी समय वो बाहर उन्होंने क्या बोला, विदेश में क्या भाषण दिया, और उसकी वजह थी कि अडानी को उन्होंने पार्लियामेंट में चुनौती दी। अडानी के बारे में वो पहले भी कह रहे थे कि क्या मिली भगत है मोदी जी के साथ, क्यों कोरोना काल में जब 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, उस बीच में 1 अरबपति लगातार वो धन कुबेर होता जा रहा था, धन्ना सेठ बनता जा रहा था। ये सवाल जब राहुल गांधी उठा रहे थे, और उसको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सच्चा साबित किया कि राहुल गांधी के जो सवाल थे वो सही है, और उसके बाद अडानी ने गोता लगाया, 4000 करोड़ की संपत्ति उनकी डूब गई। एलआईसी में, एसबीआई में जो पैसा लगा था मिडिल क्लास का, गरीब लोगों का, वो संपत्ति डूब गई। तो वो जस्टिफाई हुआ कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो सही है, और उसका सामना करने की हिम्मत मोदी जी में और आरएसएस में नहीं थी। इसीलिए फिर से राहुल गांधी की इमेज को दरकाने की वो पूरी साजिश रची गई, जो वहां से लेकर के यहां तक आई कि उनको 2 साल के लिए अधिकतम सजा, फिर आनन फानन में उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, उनका घर छीन लिया गया। लगातार उनको परेशान करना ताकि राहुल गांधी पृष्ठभूमि में चले जाएं, कोई नेता इस तरह से चुनौती देते हुए न दिखे। अगर आप इन 10 सालों को याद करें अभिषेक जी, तो सबसे ज्यादा दबंगई के साथ अगर किसी नेता ने, विपक्ष के नेता ने खड़े होकर के ललकारा है नरेंद्र मोदी को, तो उसका नाम राहुल गांधी है जी। ये कहने में हमें कतई संकोच नहीं जी। और वो राहुल गांधी जी, जब वो एक वाक्य कहते हैं, और वो बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं है, उन्होंने कहा कि मोदी ही क्यों, उनका सरनेम में ऐसा क्यों है। उन्होंने सारे मोदियों के लिए तो नहीं कहा था, किसी पर्टिकुलर मोदी के लिए नहीं कहा था, चोरों के लिए कहा था, तो उसमें क्या गुनाह है? ये मैं भी कह रहा हूं। तो केवल राहुल गांधी को फिर उसी तरह परेशान करना, फिर उनको डिफेम करना, हजारों करोड़ रुपए लगा करके जो राहुल गांधी की इमेज बनाई थी वो 5 महीने में खत्म हो गई, और ये नंगे हो गए। राहुल गांधी की छवि जो सुधरी सो सुधरी, ये एक्सपोज हो गए, वो दिक्कत थी। और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को फिर से परेशान करना, डिफेम करना और लगातार उन पर हमले करना। लेकिन लोगों की निगाह में राहुल गांधी अब वो नहीं रहे।
यही सबसे बड़ी मुश्किल है। और इसीलिए राहुल गांधी के साथ वो चलेगा, आगे भी चलेगा, कोई ऐसा नहीं कि आज रुक जाएगा जी। लेकिन उसने इस बात को तो साबित कर दिया कि एकमात्र जो दबंगई के साथ खड़ा हुआ है पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ, उसका नाम राहुल गांधी है, जो मोदी को सीना तान करके, वो 56 इंच का है कि नहीं है राहुल गांधी का मुझे नहीं पता, लेकिन जो सीना तान करके जवाब दे रहा है उसका नाम राहुल गांधी। रविकांत जी, ये एक जो सांप्रदायिकता की जो बू चारों तरफ से फैलाने की कोशिश हो रही है, यूं कहें कि 8-9 साल से पूरे देश का माहौल ही एक स्पष्ट तौर पर एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ, समुदाय विशेष के खिलाफ, नफरत पर आधारित समाज के निर्माण की दिशा में कुछ लोग लगे हुए हैं, और उसके बीच अमृतकाल की भी बातें की जाती है। तो इस अमृतकाल में क्या बजरंग दल जैसे संगठनों के लिए ही अमृतकाल है? यहाँ पर इनइक्वालिटी के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ काम करने वाले लोग, वंचित वर्ग के हितों के अधिकारों की बात करने वाले लोग, किसानों, मजदूरों और गरीब के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करने वाले लोग, किसान संगठनों का मुद्दा हो, दलित चेतना का मुद्दा हो, दलित आदिवासियों के रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा हो, गरीब सवर्ण, जिस टर्म को बीजेपी ने क्वाइन किया, उठाया ईडब्ल्यूएस आरक्षण के माध्यम से, उनके हकों का मामला हो, क्या आपको लगता है कि इन सारे मुद्दों पर यह सरकार कहीं ना कहीं स्टैंड करते हुए आपको रत्ती भर भी दिखाई दे रही है, या बजरंग दल जैसे संगठन नैरेटिव का निर्माण करते जा रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, जब आप ये कह रहे हैं कि वो समुदाय विशेष के खिलाफ है, मुझे लगता है कि चीजें इससे और व्यापक हैं। जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं इस देश में, तो ऐसे सभी सांप्रदायिक संगठन वो बुनियादी तौर पर पितृसत्तात्मक भी होते हैं, माने महिलाओं के खिलाफ होते हैं। ऐसे संगठन बुनियादी तौर पर इस देश के दलितों और वंचितों के भी खिलाफ होते हैं, माने वो जो पूरी सामंती मानसिकता के खिलाफ होते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं और व्यापक तरीके से कहूं तो वो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ होते हैं। इसलिए आप ये कहें कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ या कुछ समुदायों के खिलाफ, तो ये वो नहीं है, ये उतने ही इस देश की हिंदू महिलाओं के खिलाफ होते हैं। वो हिंदू महिलाओं को क्या बनाना चाहते हैं आप सोचिए। सर, कुछ दिनों पहले एक बाबा, गाजियाबाद का एक तथाकथित बाबा, उसने भाजपा के अंदर के महिला नेताओं के खिलाफ कितनी अभद्र टिप्पणी की थी, आपको याद होगा। डेफिनेटली, इसीलिए मैंने कहा ना कि उनके भीतर एक तो न तो इस देश के नागरिकों के प्रति कोई हमदर्दी है, न इस देश के वंचित तबकों के प्रति कोई सम्मान का भाव है। और जब मैं वंचित कह रहा हूं तो उसमें दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, ये सारे समुदाय शामिल हैं। जबकि भारत का संविधान और भारत का राष्ट्रवाद इस बात की तायीद करता है कि जो भी, चाहे वो भाषिक अल्पसंख्यक हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे समुदाय विशेष के लोग हो, या इस देश के दलित, वंचित और महिलाएं हो, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, उनके स्वाभिमान की रक्षा करना, ये गारंटी भारत का संविधान देता है। लेकिन ये जो स्वयंभू संगठन है वो इन सबके परे हैं। इनको न तो कानून का डर है, और ऐसे में जब सरकार उनकी है तो न सत्ता का डर है। लोक लाज तो है ही ना, उसकी तो बात ही मत करिए आप। ये इस देश की आत्मा को छलनी करने और इस देश के लोगों की हत्या तक करने, उसमें सुबोध कुमार सिंह क्या, ऐसे कई लोग, आपने कर्नाटक के कई लोगों के नाम गिनाए। और ये कोई आज का इतिहास नहीं है। आपको याद होगा 2006 में, ये शायद 5 या 6 अप्रैल की घटना है, जब नांदेड़ में एक आरएसएस के व्यक्ति के घर में बम बनाया जा रहा था, जिसमें कथित रूप से 2 जो लोग मारे गए थे वो बजरंग दल के सदस्य थे। ये ऑन रिकॉर्ड है जी। तो ये बम बनाने में भी शामिल, हत्या करने में भी शामिल, वैलेंटाइन डे को लाठी लेकर के शामिल, दलितों की खाल खींचने में शामिल। कुछ लोग तो हेमंत करकरे, दलित समाज से आने वाले एक अधिकारी, जिसने मुंबई को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर शहादत दी, उसको श्राप देने वाले लोग तो संसद भी पहुंच गए हैं। डेफिनेटली ये इस देश के संविधान, लोकतंत्र और उसकी आत्मा के खिलाफ।
लेकिन अब देश जिस तरह से चल रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, सारी लड़ाई तो उसी के खिलाफ है, चाहे विपक्ष के दलों की हो, और उससे ज्यादा तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी भारत के नागरिकों की है, भारत के बौद्धिक वर्ग की है, भारत की मीडिया की है, और वो लड़ाई बखूबी लड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और रिस्क लेकर के भी लड़ रहा है। हम और आप जब ये बात कर रहे हैं, चाहे उसमें मीनू जी हो, सुनीलम जी हो, प्रबल जी हो, और जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो वो क्या कोई अपने निजी हित में कोई बात हो रही है क्या? ये चिंता इस देश की है, कि समाज की है, और इसीलिए ऐसे किसी पीएफआई के भी बराबर बात हो रही है। ऐसे किसी भी संगठन को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये सवाल संविधान का है, लोकतंत्र का है, और ऐसे किसी भी संगठन को ये देश अलाउ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ परिस्थितियों वश, क्योंकि वो लोकतंत्र और संविधान ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, एक रास्ता दिया है जिसके जरिए वो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी संविधान के जरिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, तो वो कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि हमने बजरंगियों को ठीक कर दिया जी, जरूरत पड़ेगी तो बैन भी लग जाएगा, और लगाया जाना चाहिए। हम सब उसका समर्थन करते हैं कि ऐसा कोई भी संगठन जो देश में आतंक फैलाने का काम करता है, जो लोगों की स्वतंत्रता को छलनी करता है, जो देश के लोगों के अधिकारों को छलनी करता है, उसको संगठन में रहने का कोई अधिकार नहीं।